बताऊं उससे पहले एक ज़रूरी आपको जानकारी दे दूं। संडे यानी परसों यानी 8 जून आप लोग हमेशा देखते हैं संडे को रात 8 बजे माफिया क्वीन दीपिका शर्मा उसको लेकर आती हैं बहुत मेहनत से। तो आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से अब इस संडे को जो माफिया क्वीन है वो अपना शतक मारने जा रहे हैं, यानी कि 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। तो 100 एपिसोड एक तो पहले आप लोग सुनते हैं तो आप लोग बधाई के हकदार, दूसरा दीपिका को भी बधाई क्योंकि उसने बड़ी लगन और मेहनत और जतन के साथ लगी रही और हर संडे चाहे जैसे भी हालात हो वो माफिया क्वीन आप तक लेकर आती है। डॉन तो बहुत सारे हैं लेकिन लेडी डॉन या माफिया क्वीन उनके शैडो तले ये सब दबी रहती हैं, लेकिन ऐसी माफिया क्वीन या लेडी डॉन जो अपने अपने वक्त में बहुत ही खूंखार रही, उनकी ये कहानियाँ हैं जो माफिया क्वीन के ज़रिए हर संडे रात 8 बजे आप प्राइम तक पर देखते हैं। तो इस संडे देखना मत भूलिएगा माफिया क्वीन, उसका 100वां एपिसोड। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्या कोई तस्वीर उल्टी लटका देने से कोई गुमशुदा शख्स लौट आएगा? हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विश्वास अंधविश्वास हैं, लेकिन इंदौर की सोनम रघुवंशी का जो परिवार है, आज शायद 15 दिन हो गए, उस परिवार की भी गलती नहीं है। 15 दिन हर गुजरता दिन एक नया डर पैदा करता है। तो 23 मई को आखिरी बार सोनम का मोबाइल ऑन था, बातचीत हुई। आज 6 जून हो गया है, उसके बाद से सोनम और फिर खैर राजा उस वक्त दोनों गायब हुए। राजा की डेड बॉडी मिली 2 जून को, लेकिन सोनम का भी कोई सुराग नहीं मिला। 15 दिन बीत गए, घर वाले परेशान हैं, डर रहे हैं, अजीब अजीब ख्याल सामने आ रहे हैं। और ये किसी भी परिवार के साथ जिसकी बेटी इस तरह खोई हो तो वो डरेगा, सहमेगा, चौंकेगा। तब 15 दिन के बाद भी मायूसी है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार से भी बहुत सारी शिकायतें हैं। और इसी बीच सोनम के फादर जो हैं देवी सिंह रघुवंशी, उनके एक पारिवारिक ज्योतिष हैं और उनका नाम है इनके पांडे। तो इनके पांडे जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर के बाहर सोनम की तस्वीर को उल्टी करके लगा दीजिए, इससे सोनम की सुरक्षित घर वापसी हो सकती है। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये आज की है, इंदौर की सोनम के घर की। और इस घर के बाहर दरवाजे के ऊपर ये जो तस्वीर उल्टी लटकाई गई है ये सोनम की है और उन्हीं ज्योतिष साहब के कहने पर लटकाई गई है। तो पुलिस प्रशासन से शायद मायूस नाउम्मीद होकर घर वालों ने ज्योतिष के कहने पर यह तस्वीर तो लटका दी, पर सवाल ये है कि उल्टी तस्वीर लटकाने से क्या सोनम लौट कर आएगी? पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि यही वो फेस, यही वो दौर होता है जब इंसान मुश्किल में होता है, गम में होता है, दर्द में होता है, तो कोई भी कोई रास्ता उपाय बताता है, उस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। शायद सोनम का परिवार इस वक्त उसी हालात से दो चार है और इसीलिए जो ज्योतिष साहब ने कहा उन्होंने माना और उस तस्वीर को लगा दी। अब इन ज्योतिष साहब की कुछ बातें भी आपको बताता हूँ। आज इन्होंने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू भी दिया है। तो मैं जो ज्योतिष जिन्होंने ये तस्वीर उल्टी करके लटकवाई है सोनम की कि सोनम लौट आएगी, उनकी आपको बातचीत का थोड़ा सा अंश भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ। इनके पांडे जी जो ज्योतिष हैं परिवार के, ये वही इनके पांडे हैं जिन्होंने जब रिश्ता तय हो रहा था सोनम और राजा रघुवंशी का, तब इन्होंने कुंडली देखी थी। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों मांगलिक थे, जब दो मांगलिक हो तो फिर शादी हो सकती है। तो इन्होंने कुंडली देखी, उसके बाद इन्होंने ही तारीख निकाली शादी की। और फिर पहले यह था 16 मई होनी थी शादी, लेकिन फिर 11 मई हुई। सब कुछ उन्होंने देखने के बाद जब 11 मई को शादी हुई तब इन्होंने 12 मई को लिख कर दिया था घर वालों को कि शादी के बाद सोनम की विदाई मायके से ससुराल 31 मई से पहले मत करना, और 31 मई को भी दोपहर और शाम के दरमियान, उससे पहले मत करना। 31 मई उससे पहले मत करना। ये वही पंडित जी थे, यानी ज्योतिष साहब। लेकिन इत्तेफाक से 11 मई को शादी हुई और 3 दिन के बाद ही सोनम विदा होकर ससुराल पहुंच गई।
तो जो इन्होंने कहा वो घर वालों ने माना नहीं। अब उनके पिता जो हैं देवी सिंह के दिल में ये बात बैठ गई है कि ज्योतिष साहब ने तो ये कहा था 31 मई से पहले विदाई नहीं होनी चाहिए, तो ये कहीं अपशगुन तो नहीं हो गया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि 5 जून तक तुम लोग कहीं बाहर मत जाना हनीमून पर। ये सब मैं ज्योतिष जी की तरफ से बता रहा हूँ कि 5 जून तक मत जाना, 5 जून तक उसके बाद तुम जाना। अब जो सोनम के पिता हैं देवी सिंह, उनका कहना है कि इन लोगों ने अपने आप प्लान बना लिया था हनीमून का, और उन्हें जब जाने से पहले, चूंकि सोनम तब तक ससुराल पहुंच गई थी और सोनम के मायके में उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी को ये बात पता नहीं थी। उनको पता 1-2 दिन पहले चला जब ये दोनों निकलने वाले थे। तब भी उनके मन में ख्याल आया था कि पंडित जी ने कहा है 5 जून से कहीं पहले मत जाना, 31 से पहले विदाई मत करना। अब 31 से पहले कर चुका, 5 जून से पहले ये लोग 20 मई को ही जा रहे हैं। तब भी उनके मन में ख्याल था अब जब ये हादसा हो गया 23 मई के बाद गायब हो गए, तो अब वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही कि शायद हमने पंडित जी के कहने पर अमल नहीं किया। जब कुछ ऐसा बुरा हो जाता है तो आदमी वो सब सोचता है। तो खैर, तो उन्होंने ये तारीखें दी थी। अब जब 23 मई को संपर्क टूट गया तो फिर इन ज्योतिष साहब से संपर्क किया गया कि आप ही बताएं कि वो लोग कहाँ हैं और सुरक्षित हैं, सेफ हैं, क्या हैं। तो इन ज्योतिष साहब ने एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि इन दोनों की गुमशुदगी में एक महिला का हाथ है। अब वो कौन महिला है, वहीं है, यहाँ से गई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा एक महिला का हाथ है। अब ये जो ज्योतिष हैं इनके पांडे साहब, इनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की, थोड़ा सा उसका अंश पहले, कि उन्होंने क्या कुछ बताया इनकी गुमशुदगी पर, कि कहाँ हैं, किस दिशा में हैं, कहाँ पे होंगे, और इनकी गुमशुदगी के पीछे की वजह क्या है, वो महिला कौन है। पहले इनकी आप ज्योतिष साहब की बात सुन लीजिए। सभी माहौल को देखते हुए अब यही हो रहा है कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, सब्र नहीं रह गया है किसी के मन में। सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं। जो कॉलोनी की बच्ची रही है, अपने देवी सिंह की बच्ची तो थी ही, लेकिन सबकी बच्ची और किसी की भी बच्ची हो, उसका सही निराकरण होना चाहिए। और आपने हनुमान ज्योतिष के आधार पर, हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होंगी? अभी किस दिशा में होगी अभी उसको देखा तो क्या आपने कुछ? अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया है। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है। हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें, और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी था कि मंगल या इनका राजा किसी का ऐसा भी था क्या कुछ आपने? नहीं, इतना उस पर जब विशेष रूप से बैठ करके देखा जाए, उनकी कुंडली पत्रिका फिर से सामने रखो, डेट ऑफ बर्थ सामने रखो, जन्म समय सामने रखो, प्रेजेंट टाइम क्या व्यक्त कर रहा है, किस ग्रह की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर बाहर। अभी उस दिन देखा महिला का एक हाथ है, ये मान उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। तो ये आपने बातचीत सुनी। अब दूसरी बात जो मैंने कल कहानी में बताई थी, इन ज्योतिष साहब के अलावा सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने भी मीडिया से बात की, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एक तरफ सरकार बार बार ये कहती है कि यहाँ आप जाइए, ये जगह अच्छी है टूरिज़्म के लिए, लेकिन वहाँ हिफाजत और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। और उन्होंने इस बात पर भी शक जताया है कि उनकी बेटी जो सोनम है, उनका ये कहना बार बार, और वो जेन्युइन है, कि उनका बच्चा तो अब रहा नहीं, उसकी लाश मिल गई, यानी कि राजा रघुवंशी की, लेकिन उनकी कम से कम बच्ची सही सलामत घर लौट आए। और ये सब हम लोग समझ सकते हैं, दत्त को ऊपर वाले से यही दुआ है
कि सोनम कहीं भी हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, घर लौट आए। पर उनका कहना है कि, और उनको शक है, उन्होंने अंदेशा जताया है कि सोनम की गुमशुदगी में उसकी किडनैपिंग का भी हाथ हो सकता है। और उन्होंने बाकायदा इशारा किया है बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ पर चेरापूंजी से ये लोग थे, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये बहुत मुमकिन है कि हो सकता है, और उनकी बेटी सोनम शायद उन लोगों के कब्जे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मेघालय की गवर्नमेंट से भी अपील की है। तो देवी सिंह रघुवंशी क्या कह रहे हैं गुमशुदगी पर, अब आप उनको भी सुन लीजिए। बच्चा तो हद से चला गया, बच्ची कम से कम सुरक्षित आ जाए, तो वही बड़ी बात है। वो बच्चे मिल नहीं रहे, बच्ची गई कहाँ? तो बच्चे मिलना चाहिए। अब ये समझिए कि जैसे सरकार बोलती है कि हम दो और हमारे दो, ठीक है ना, और वे एक और उनके 40, और सीधा वो करते हैं, फिर बाहर करते हैं रोंडिया। तो इसका भी तो सरकार को ही ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना, कि घुसपैठिया कैसे भारत में घुस रहे हैं और कैसे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और टूरिस्ट पे भी सरकार बोलती है कि यहाँ घूमने जाइए, वहाँ घूमने जाइए। बच्चे घूमने जाते हैं तो उनके साथ में ये दुर्घटना हो जाती है। तो किस तरीके से जाएं और किस तरीके से बच्चे सुरक्षित रहें, ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी देखना चाहिए। तो एक बाप का दर्द है जो 15 दिन से इंतज़ार में है कि पता नहीं कब को फ़ोन की घंटी बजाए, कोई अच्छी खबर आ जाए उनकी बेटी के बारे में कि वो सही सलामत है। इधर 23 तारीख को जब सोनम गायब हुई, उसके 3 दिन बाद 26 मई को राजा रघुवंशी के भाई और सोनम के भाई गोविंद, ये दोनों पहुंच गए थे मेघालय, और वहां जाकर वो लगातार ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब जब राजा की डेड बॉडी मिली तो उनके भाई लेकर यहाँ आ गए, बाकी का परिवार अब फिर से जाएंगे। लेकिन सोनम का पता मिला नहीं, इसलिए सोनम के भाई इस वक्त गोविंद वहीं हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जहाँ से जो खबर मिलती है ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस सोनम को नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो उसकी लाश को ढूंढ रही है, जबकि सोनम को ढूंढना चाहिए। उनका कहना है कि सोनम जिंदा है, लेकिन मेघालय पुलिस जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है, ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, जबकि ये गलत है। दूसरी जो बात उन्होंने कही, जिसका कल जिक्र किया था मैंने आपको, वही बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉसिंग, और जो फादर ने भी बताया कि जो गोविंद है सोनम के भाई, उनका कहना है कि सोनम जो है वो शायद किडनैपर के चंगुल में है और जिंदा है। तो मेघालय पुलिस को एक तो उसको लाश की तरह नहीं, एक जिंदा सोनम की तरह ढूंढना चाहिए, और दूसरा उनकी इन्वेस्टिगेशन की लाइन होनी चाहिए कि वो किडनैपर के चंगुल में, और उसी हिसाब से वो जांच करनी चाहिए। तो जो ज्योतिष हैं, उसके बाद सोनम के पिता, अब सोनम के भाई गोविंद की भी इस बात को आप सुन लीजिए। घर वाले तो सभी परेशान हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं। अभी तो घर वाले संभल नहीं पा रहे हैं। घर पे पूरा, जब से राजा का डेड बॉडी गया है, जब से पूरा घर बिल्कुल मतलब परेशान हो गया है और पूरा घर में रोना धोना चल रहा है। तो यहाँ की जो सरकार है उससे निवेदन है कि मुझे ना सीबीआई जांच या फिर जल्द से जल्द सोनम को ढूंढने की कोशिश करी जाए। और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका? सोनम को ज़िंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। डेड बॉडी अगर होता तो आज 15 दिन हो गया है, स्मेल वगैरह भी आता, कुछ भी। आपकी एनडीआरएफ टीम काम कर रहा है, एसडीआरएफ टीम काम कर रहा है, आपका पुलिस काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर आज 15 दिन में भी सोनम का रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को ज़िंदा ढूंढ पाए हम। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो आपके द्वारा ये पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अपहरण पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपहरण को देखते हुए ये कार्रवाई करें आप। तो ये गोविंद थे सोनम के भाई। हालांकि एक ये भी है कि जब से गोविंद वहाँ गए हुए हैं, वहाँ के कुछ लोकल शिकायत थी कि लोकल लोग जब अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं तो कुछ लोगों ने धमकाया भी, कुछ लोगों ने डराया धमकाया भी। और इस धमकी और डराने धमकाने की बात उन्होंने अपने इंदौर में रिश्तेदारों को बताई, पिता को बताई। उसके बाद इंदौर से कुछ रिश्तेदार मेघालय गए हैं ताकि वो गोविंद के साथ रहकर इस सर्च ऑपरेशन को चला सकें। इस बीच मेघालय के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ने भी मेघालय पुलिस से कहा कि वो सर्च ऑपरेशन में कोई लापरवाही या कोताही न बरतें और ढूंढने की कोशिश करें सोनम को, चाहे जैसे भी हालात हो।
मेघालय पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मेघालय पुलिस ने ये कहा है, वहाँ के एसपी ने, कि चाहे हालात कैसे भी दुश्वार हो, मौसम ख़राब हो, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जब तक सोनम का सुराग नहीं मिल जाता सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। और ख़ासतौर पर चेरापूंजी के उसी इलाके में जहाँ 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, वहीं से ढूंढा जा रहा है। कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राजा रघुवंशी की मौत की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मेघालय पुलिस ने न किसी को अरेस्ट किया है, न हिरासत में लिया, क्योंकि कोई क्लू नहीं है। अभी तो मेघालय पुलिस को यही पता नहीं है कि ये मामला है क्या। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने भी बड़े सारे अजीब से उलझन पैदा कर दिए हैं। वो ये है कि मेघालय पुलिस ये कह रही है कि जी हमने मर्डर का केस इसलिए दर्ज किया है क्योंकि फैमिली वालों ने कहा था, तो हमने मर्डर कर लिया, अब हम जांच कर रहे हैं। लेकिन ये मर्डर का केस है कि नहीं है, ये एक बार पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएगी तब हम बता पाएंगे। यानी अभी ये भी है कि उन्होंने मर्डर का केस तो दर्ज कर लिया, ऐसा होता है जनरली, लेकिन अभी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि राजा रघुवंशी का कत्ल ही हुआ है। क्योंकि एक उनका वर्जन ये भी है कि हो सकता है खाई में गिरने से मौत हुई हो। वहाँ पे खाई बहुत आड़ी तिरछिया है, वहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो मतलब ये कि 2 जून को लाश मिलने के बाद भी आज चौथा दिन है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल आज या कल तक मिल जानी चाहिए, तो उससे क्लियर होगा। लेकिन अभी की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी भी ये कंफर्म ही नहीं है कि ये एक मर्डर का केस है या एक्सीडेंटल केस है, खाई में गिरने से मौत हुई या कत्ल हुआ है। हालांकि एक पेड़ काटने वाला हथियार उनको मिला है, लेकिन उस हथियार और उस बॉडी का आपसी कनेक्शन फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तो अभी राजा की मौत भी मतलब को लेकर ये क्लियर नहीं है कि वो एक मर्डर है या एक्सीडेंटल डेथ है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से सामने आएगी तब पता चलेगा। और ये भी है कि शुरुआती जो थी कुछ हड्डियाँ टूटी हुई थी, तो पुलिस का कहना है कि अक्सर इस इलाके में जब कोई खाई में गिरता है ऊंचाई से नीचे तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो ये एक एक्सीडेंटल केस में भी हो सकता है, लेकिन मर्डर है कि नहीं है फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फाइनल आएगा तब पता चलेगा। सर्च ऑपरेशन जारी है, सोनम की तलाश भी जारी है। हालांकि 15वां दिन है, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि घर वालों की दुआएं पूरी हों, सभी की दुआएं पूरी हों, और सोनम कम से कम, एक राजा को तो बचाया नहीं जा सका, सोनम कम से कम सकुशल अपने घर लौट आए, यही दुआ है। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। कुछ पहले मैंने आपको काफ़ी बल्कि वक्त हो गया एक कहानी सुनाई थी कॉल सेंटर की, जिसमें एक लड़की काम कर रही थी और बाद में पता चला कि वो लड़की तो कब का मर चुकी है, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर में बाकायदा वो नौकरी करने के लिए आती थी। इसी क्राइम तक की कहानी के लिस्ट में लिंक भी मिल जाएगी जिन लोगों ने नहीं सुनी है। आज की कहानी उस कॉल सेंटर की कहानी का एक तरह से एक्सटेंशन है। भूत प्रेत को लेके तमाम बातें, तमाम कहानियां बहुत सारी आपने सुनी भी। आज की कहानी कोरोना काल की कहानी है। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ गई, सारे कारोबार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां गई। पहली बार देखने को मिला कि दफ्तर घर से भी चल सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। इंसानों के बीच में दूरियां बनाई गई, मास्क पहनने की आदत डाली गई, एक दूसरे के करीब जाने में डर लगने लगा। यहाँ तक कि अगर शुरुआत में तो किसी मोहल्ले में पता चल जाए कि कोई एक कोरोना पेशेंट है तो उस गली तक से लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे। जिनकी मौत हो गई उनको कांधा देने वाला कोई नहीं था, शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को भी जन्म दिया। और आज की कहानी उसी कोरोना काल की एक अजीब व गरीब कहानी है। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। इस कहानी में मैं ओरिजिनल कैरेक्टर जो है उसका नाम बदल दूंगा, कुछ वजह है उसकी। तो भरतपुर में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे, या अलग अलग जो इंजीनियर और बाकी सब जो थे। उसी में एक ये बदला हुआ नाम विनोद, शिकारपुरी खड़े हैं तो कोई नाम देना है तो विनोद का ही दे दो। तो एक एम्प्लॉय था जिसका नाम विनोद था, उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी एक बीवी, 2 बच्चे। भरतपुर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में उसका घर। ठीक ठाक परिवार चल रहा था, जिंदगी सही कट रही थी, जितने पैसे मिलते थे उसमें पूरे परिवार का ठीक ठाक से गुजारा भी हो रहा था।
लेकिन तब तक जब तक कि कोरोना ने दस्तक नहीं दी। जब कोरोना आया और उसके बाद शायद 25 फरवरी या मार्च की वो तारीख थी जब पहली बार इस देश में लॉकडाउन लगा, तो उस लॉकडाउन के बाद कोरोना ने इतनी दहशत मचा रखी थी कि लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। दुकानें बंद हो गई, शोरूम, मॉल, फैक्ट्री, सब जगह ताले लग गए क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ऐसे में वो लोग क्या करें जिनकी ज़िंदगी का पूरा जो सोर्स था कमाई का वो नौकरी ही था, नौकरी पेशा थे, उसी से घर चलता था। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत दिखाई। भरतपुर के इस फैक्ट्री के ओनर ने भी इंसानियत दिखाई और उन्होंने कहा कि चलो जब तक फैक्ट्री बंद है या आफत टल जाए तब तक हम तमाम लोगों को तनख्वाह देंगे। उन्हें भी उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना लंबा खींचेगा। उन्हें लगा 2-4 महीने की बात है, इतना तो हम लोग झेल लेंगे, थोड़े बहुत कम करके पैसा दे देंगे। तो फैक्ट्री बंद हो गई। मजदूरों से कहा गया कि सरकार का आदेश है, लॉकडाउन है, आप लोग अपने अपने घर रहो, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक मुलाजिम को उसका जो भी पैसा है वो दे सकें। उन्होंने 2-4 महीने वादे के हिसाब से दिए भी, लेकिन इधर कोरोना बढ़ता जा रहा है, उम्मीद कुछ है नहीं लॉकडाउन खुलने की। अब मालिक भी इतने पैसे कहाँ से दे, तो 3-4 महीने के बाद वो पैसे देने का सिलसिला भी बंद हो गया। लोग घरों में कैद थे, कहीं काम नहीं कर सकते थे। जिनके पास और कोई जरिया नहीं था आमदनी का, वो क्या करते, कहाँ जाते। कुछ दिनों तक उधार से चला, किसी से मांग कर, कुछ रिश्तेदारों ने मदद कर दी, किसी और ने। ये लाखों परिवार का किस्सा है। तो उन्हीं लाखों परिवार में से ये विनोद का परिवार भी उसी चीज़ों से जूझ रहा था। जैसे तैसे करके कोरोना काल काट लिया विनोद के परिवार ने। कोरोना ने धीरे धीरे अपना कहर कम किया। इसके बाद सरकार के आदेश पर अब जिंदगी ढर्रे पर आई। कल कारखाने, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल सब खुलने शुरू हो गए। तो इसी में भरतपुर की ये फैक्ट्री भी खुल गई। जब फैक्ट्री खुली तो सभी मुलाजिम काम पर लौटे, राहत की सांस ली। विनोद भी काम पर लौटा। अच्छा, इस फैक्ट्री में विनोद की एक बड़ी अलग पहचान थी। वो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, अपने तमाम कुलीग जो भी साथी वहाँ काम करते थे उन सबसे बहुत प्यार से बात करता, उन लोगों का दिल भी बहलाता अपनी हंसी हंसी वाली बातों से। तो उसका जो रेपो था वो बहुत अच्छा था कि एक बहुत अच्छा इंसान है और वो दिल का इंसान भी अच्छा था। तो लोग उसकी कदर भी करते, इज्जत भी करते, उसे मिस भी करते। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सब लोग आए, विनोद से मिले, सब बड़े खुश। फिर से ज़िंदगी वैसे ही पटरी पर लौट आई जैसे 2020 कोरोना से पहले थी। लेकिन इस बार लोगों ने महसूस किया कि विनोद के बर्ताव में कुछ तब्दीली आ गई है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद इस कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ें झेली हैं लोगों ने। विनोद के ऊपर भी बहुत सारे ऐसी मुश्किलें आई होंगी। फैक्ट्री बंद, तनख्वाह मिलती नहीं थी, पता नहीं परिवार कैसे चल रहा होगा, कैसे पल रहा होगा। तो ये सोचकर उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन उसके आसपास के लोगों को लगा कि अब विनोद उतना हंसमुख नहीं रहा। अब विनोद काम भी कर रहा और यहाँ तक कि अब वो ओवर टाइम भी करने लगा। उसने अपने मैनेजर से कहा कि जो भी काम है, अच्छा फैक्ट्री में अब काम शुरू हुआ था तो काम बहुत था। तो बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं या काम जो कर्मचारी हैं वो होते हैं जो ओवर टाइम नहीं करते क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में इकलौता विनोद था जिसने कहा कि मुझे ओवर टाइम भी करना है। अब वो ओवर टाइम भी करने लगा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बीता। एक दिन मैनेजर ने कहा कि तुम पूरे दिन की शिफ्ट करते हो, फिर रात को ओवर टाइम करते हो, तुम थकते नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती। तो उसने कहा कि साहब हमें अब कहाँ नींद आती है। तो उसे लगा पता नहीं ये परेशान शख्स है, घर और परवरिश बच्चों की इन चीज़ों में इसके बोझ तले दबा होगा, इसी तरह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैनेजर को भी लगा चलो ये काम अपनी खुशी से कर रहा है, ठीक है, करता रहा। बट एक रोज़ एक अजीब वाकया हुआ। जो फैक्ट्री का गार्ड था, चूँकि नाइट में दिन के मुकाबले कम लोग काम गया करते थे, तो जो कुर्सी या जिस जगह पर ये बैठकर काम किया करता था विनोद, वो गार्ड रात को किसी काम से अंदर गया। जब अंदर गया तो उसने देखा कि कुर्सी पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा कोई शख्स लेटा हुआ और अजीब सा लग रहा। रात में वो देखकर उसको वो घबरा गया क्योंकि विनोद की कदकाठी के मुकाबले वो 2-3 गुना ज़्यादा। उसे लगा इतना बड़ा इंसान तो मैंने देखा नहीं है, लंबा चौड़ा। वो बदहवास वापस भागा चीखता हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ।
उसने कहा मैं गया अंदर तो देखा कि विनोद सो रहा है, लेकिन विनोद बदला हुआ था। तो मैनेजर भी था जो नाइट ड्यूटी पे, वो आया, उसने कहा चलो। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि विनोद ही वहाँ लेटा हुआ है। मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम इस तरह से अफवाहें फैला रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। अब गार्ड को लगा कि मैंने तो सच में वही देखा था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, पूरे 1 महीने गुजर गए वापसी पर नौकरी करते हुए विनोद को। ठीक 1 महीने के बाद अब सैलरी मिलनी थी और विनोद का ओवर टाइम भी था, लेकिन 7 तारीख को ये सैलरी मिलनी थी, 7th उस मंथ के पहले वीक में। 7 तक विनोद ने काम किया, 6 की नाइट तक, और 7 को विनोद चला गया। अब अगले दिन आया नहीं, तो ये लगा कि वहाँ के मैनेजर और बाकी लोगों को कि उसने लगातार दिन रात काम किया, ओवर टाइम काम किया है, तो शायद थका हुआ नहीं आया। लेकिन उन्हें बड़ी अजीब बात ये लगी कि वो अपनी तनख्वाह लिए हुए बिना ही चला गया, सैलरी ली नहीं और वो चला गया। तो उन्हें लगा कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा गांव से। अगले दिन भी नहीं आया, 8, 9, 10 बीतता गया, विनोद की कोई खबर नहीं। अब उसे ज्वाइन भी करना है क्योंकि उसके हिस्से का काम उसे करना है। तो मैनेजर से बात ओनर तक पहुंची कि वो बिना बताए हुए गायब है, और ऊपर से ये है कि उसने अपनी सैलरी भी नहीं ली। अब उन लोगों को लगा कि कहीं विनोद के साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं कि उसने अपनी तनख्वाह नहीं ली और यूं ही बिना बताए हुए भी कभी वो गायब नहीं हुआ, छुट्टी लेकर गया। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? इधर उधर विनोद के जो तमाम जानकार थे उनसे पहले पूछताछ की गई। फिर लास्ट में ये था कि विनोद के घर का पता था। तो मालिक ने ये कहा अपने मैनेजर से कि तुम विनोद के 1 महीने की जो पूरी सैलरी है जो उसने ओवर टाइम के साथ कमाया है, उसके करीब 50,000 रुपये अराउंड बनते थे। उन्होंने कहा ये 50,000 ले जाकर विनोद को दे दो और पूछो कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। उसने बिना बताए हुए, नाराज भी हुआ कि बिना बताए हुए गायब है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है। अगले दिन मैनेजर अपने एक और साथी को लेकर विनोद के गांव पहुंचता है। वहाँ पूछते पूछते वो विनोद के घर तक पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक महिला है, 2 बच्चे। तो जाकर पूछता है कि विनोद कहाँ है। तो पत्नी उसकी तरफ देखती है। वो दोबारा पूछता है तो पत्नी कहती है जी वो तो अब है नहीं, वो तो रहे नहीं। तो कहता नहीं वो, लेकिन कहाँ गए? घर पे नहीं है, कहीं और गए। अगली लाइन जो पत्नी ने कही उसे सुनकर मैनेजर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस महिला ने कहा कि जी मेरे पति विनोद को मरे हुए 3 महीने हो गए। कोरोना जब खत्म होने वाला था, अब लगा सब कुछ ठीक होगा, तभी विनोद को कोरोना हो गया और उस कोरोना के बाद उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कोरोना की वजह से विनोद ने दम तोड़ दिया और इसी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब कोरोना की मौत को लेकर इतना छुआछूत नहीं था, लोग भी थे, गांव वाले भी आए थे, क्योंकि कोरोना बहुत कम हो गया था। लेकिन उस कम कोरोना में भी बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। मैनेजर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी, अभी हफ्ता भर पहले तक तो विनोद हमारे यहाँ काम कर रहा था, बाकायदा उसने ओवर टाइम किया। पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, विनोद के जैसा कोई दिखने वाले ने काम किया होगा। उसने कहा, बोला कि मैं कई साल से उसी फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और मेरी विनोद से बहुत अच्छी बोलचाल है, हंसी मजाक भी है, मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं उसकी आवाज़ भी पहचानता हूँ, उसके अंदाज भी पहचानता हूँ, उसका चेहरा भी जानता हूँ, तो मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ। और मैंने इस 1 महीने के अंदर उससे कई बार बात भी की। मैंने ये भी बात की कि ओवर टाइम है, तुम इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मैंने ये भी पूछा था कि तुम्हें नींद नहीं आती। उसने कहा अब मुझे नींद नहीं आती। और आप कह रही हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तो बोले आप मान नहीं रहे तो मैं क्या करूं, बाकी लोगों से पूछिए। अब उसने बच्चों से सबसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैनेजर मानने को तैयार नहीं था और जो उसके साथ था वो भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हफ्ता भर पहले तक तो वो उसके साथ था और 1 महीने लगातार नौकरी की। कुछ और लोग आए, उन्होंने मैनेजर को बताया साहब 3 महीने पहले की बात है जब विनोद की डेथ हो चुकी थी कोरोना की वजह से। जब हर एक को उसने खंगाल लिया तब मैनेजर को लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो कैसे गलत हो सकता है। खैर और कोई रास्ता था नहीं, बदहवास मैनेजर
कहता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो मान लेता हूँ। फिर उसने जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाला और बीवी की तरफ दिया। बीवी ने कहा ये क्या है? उसने कहा आप कह रही कि 3 महीने पहले मर चुका है, लेकिन हमारी कंपनी या फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उसने पूरे 1 महीने तक नौकरी की है। न सिर्फ नौकरी की बल्कि ओवर टाइम किया है और उसका अटेंडेंस भी है। तो उसका जो मेहनताना है, उसकी जो सैलरी है, वो ओवर टाइम जोड़कर 50,000 रुपीज़ बनता है, 50,000। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने उसने काम किया है, तो इस सैलरी पर आप ही का हक है। ये विनोद ने नौकरी की, विनोद ने ओवर टाइम किया, तो ये विनोद के पैसे हैं। हमारे मालिक ने कहा ये आपको देकर आने के लिए। तो अब मैं बाकी की बात मालिक को बताऊंगा, लेकिन मैं चूंकि हम सब गवाह हैं, हमने ही देखा है, तो अब ये जब विनोद नहीं भी है तो हमारे सामने तो विनोद ने काम किया, हम किसी और को पैसे कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये पैसे आपके, आप रख लीजिए। जैसी ये बात सुनी, बीवी ने लिफाफा खोला, पैसे देखें, बीवी अब पहली बार रो पड़ी। अब तक मैनेजर ने जब पूछा विनोद कहाँ है, क्या हुआ, उसने बताया सारी कहानी कि 3 महीने पहले डेथ हो गई, लेकिन बीवी की आंखों में तब तक आंसू नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और देखा कि 50,000 रुपये हैं जो बताया, बीवी रो पड़ी। मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी क्या है। उसने कहा जब मेरे पति विनोद की डेथ हुई, उसके बाद सारे रिश्तेदार एक कर चले गए। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, 2 बच्चे थे, मुझे कोई काम आता नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कोई मदद करने को आएगा भी नहीं, और बाकी लोग ऐसे थे कि उन्होंने मदद भी नहीं की। तो मैं बड़ी परेशान थी, और दोनों बच्चों को लेकर कि वो ऐसे इस उम्र में चले गए कि अब घर का क्या होगा। तो मैं एक दिन अपने बच्चों से रोते हुए ये बात कह रही थी कि अगर कोई हमारी मदद कर देता और हमें 40-50,000 रुपये दे देता, तो हम इसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते और उस दुकान से हमारा घर चल जाता। बीवी ने कहा कि शायद विनोद ने ये बात सुन ली। अब विनोद का मतलब उसकी आत्मा में, और उसने कहा कि देखिए ठीक 40-50 बोला था मैंने, और अब आपने 50,000 ला कर दिया। मैनेजर ने कहा कि अगर वो ओवर टाइम ना करता तो शायद 35 से 40 के बीच में उसकी सैलरी बनती, पर ओवर टाइम करने की वजह से अराउंड 50,000 बना। अब मैनेजर को ये बात समझ आई, वापस गया, उसने मालिक को सारी कहानी बताई। फैक्ट्री में कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि विनोद पिछले 30 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसकी पत्नी की कहानी सुनी, तब लोगों को यकीन हुआ, और हर एक ने माना कि वो विनोद की आत्मा थी जो पिछले 30 दिनों से यहाँ काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो उतने पैसे कमा सके जो अपनी बीवी को दे सके, और बीवी उससे एक दुकान खोल सके जिससे वो और उसके बच्चे पल सकें। तो एक पति जो मर गया फिर भी अपने परिवार के लिए इतना सोचा, किया, और फिर जो ख्वाहिश थी बीवी को, उसको पूरा